नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप एटीवी न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। एटीवी न्यूज़ इंडिया की खास सीरीज रिपोर्टिंग विद रिपोर्टर्स में आज हमारे साथ रिमझिम जी जुड़े हैं। रिमझिम जी एक खास किस्म के रिपोर्टर मैं बोलूंगा इनको। वैसे तो ये बुरदा मीडिया डॉट इंडिया के लिए बतौर असिस्टेंट एडिटर काम कर रहे हैं, पर इनके इंस्टाग्राम पे 13,000 से ज्यादा के फॉलोअर्स है। नहीं, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है, बल्कि ये एक जर्नलिस्ट इन्फ्लुएंसर मैं इनको बोलूंगा, क्योंकि ये जर्नलिज्म के थ्रू अपने जो इन्फ्लुएंसर्स है उनको इन्फ्लुएंस कर रही हैं। बहुत सारा काम करती हैं। टीओआई और रिपब्लिक जैसी बड़ी संस्था में ये एज ए इंटर्न काम कर चुकी हैं। अभी जैसा कि मैंने बताया कि बुरदा मीडिया डॉट इंडिया के लिए बतौर असिस्टेंट एडिटर काम कर रही है। ये पॉडकास्टर बोलती है, उस शब्द के बारे में भी इनसे पूछेंगे कि वो होता क्या है। ये एग्रीकल्चर का काम बखूबी साउथ इंडिया में कर चुकी है। इन्होंने मुझे बताया कि साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा काम कर चुकी है, खासकर उन जगहों पर जहाँ पर हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुंच रहा। तो पहले बहुत बहुत शुक्रिया रंजन जी, आप हमसे जुड़े, आपने हमारे लिए समय निकाला। धन्यवाद। धन्यवाद प्रशांत जी, धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और आज मेरा सौभाग्य है कि फाइनली मैं आपके साथ एक कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ और आपके दर्शकों से जुड़ सक रही हूँ। काफी बड़ी बात है मेरे लिए एंड आई होप कि काफी अच्छा कॉन्वर्सेशन होगा, काफी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन होगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। शुक्रिया शुक्रिया रिमझिम जी। रिमझिम जी, मुझे एक बात बताइए, एक बेहद जरूरी चीज होती है जर्नलिस्ट की, कि उसको एक बोलते हैं कि जो अप्रोच होती है वो बड़ी न्यूट्रल अप्रोच रखनी होती है। तो आप बतौर असिस्टेंट एडिटर बुरदा मीडिया डॉट इंडिया में, हम बुरदा मीडिया से शुरू करते हैं और फिर पीछे की तरफ चलेंगे। तो अभी आप क्या काम कर रहे हैं बुरदा मीडिया डॉट इंडिया पे? देखिए अभी तो क्या है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल न्यूज चैनल है और ये जो न्यूज पोर्टल है ये माइक्रोसॉफ्ट एमएसएन का नाम जैसे आपने सुना होगा उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो मैं काम करती हूँ माइक्रोसॉफ्ट के लिए, माइक्रोसॉफ्ट की न्यूज वर्टिकल के लिए एज अ थर्ड पार्टी पर सप्लाई एजेंट। तो जब मैं उनके लिए एज एन एडिटर काम करती हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो न्यूज स्टोरीज होती हैं वो इंटरनेशनल होती हैं, या तो वो यूके ओरिएंटेड होती हैं या यूएस ओरिएंटेड होती हैं या साउथ ईस्ट एशिया ओरिएंटेड होती है, इंडियन ओरिएंटेड भी होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम कंट्रीज आपस में डिवाइड करते हैं कि किसका ज्यादा रुचि किस तरफ है। और क्योंकि मेरा एक इंटरेस्ट रहा है हमेशा से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और मैं इसको एक्सप्लोर भी करना चाहती थी, तो मैं इस वक्त यूके की न्यूज स्टोरीज पे ज्यादा ध्यान दे रही हूँ। आपने बात की फेयरनेस और बैलेंस की कि कैसे एक जर्नलिस्ट को न्यूट्रल होना चाहिए, तो मुझे लगता है इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जब आप कोई भी न्यूज स्टोरी करे, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, या चाहे वो एक हो, तो कोशिश ये होना चाहिए कि कम से कम ऑब्जेक्टिव्स हो और ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स हो, क्योंकि इसके अलावा आज की डेट में और कोई तरीका नहीं है। डेटा है हमारे पास, डेटा, किसी ने मुझे बोला था दैट गॉड लाइज इन डेटा एंड डिटेल्स, तो उन पे फोकस किया जाए, एडजेक्टिव्स को दूर रखा जाए और कोशिश किया जाए कि ज्यादा पर्सपेक्टिव्स मिल सके स्टोरी के। और यही मेरी कोशिश रहती भी है कि अगर मैं कुछ करूँ, कोई न्यूज पीस करूँ, तो उसमें कम से कम आर्टिकल्स और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यूज और ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स इंक्लूड करूँ, ताकि मैं खुद अपनी स्टोरी को सब्सटैंशिएट कर सकूं बिना मेरे कुछ बोले। और आई थिंक अभी तो मैं वक्त के साथ और भी ज्यादा चीजें सीख रही हूँ, बट फॉर स्टार्टर्स कोई भी जर्नलिस्ट, आई थिंक दीज आर दी एथिक्स उन्हें फॉलो करने चाहिए। आपने क्योंकि एथिक्स की बात करी और आपने करा कि आप कोशिश कर रही हैं कि आप न्यूट्रल रहें, क्योंकि आप हिंदुस्तान में हैं, क्योंकि आप मीडिया में हैं, तो आपसे पूछना बहुत बेहद ज़रूरी है कि जो इस समय पर जो मीडिया की ऑथेंटिसिटी है वो कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, या कितनी न्यूट्रल भी है? जी देखिए, जैसा मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, न्यूट्रलिटी को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं और हम ओपिनियनेटेड लीडर्स या ओपिनियनेटेड लीडरशिप्स पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं मीडिया हाउसेस भी आजकल। कि आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उन्हें हम जर्नलिस्ट नहीं बोल सकते, लेकिन हम उन्हें ओपिनियनेटेड लीडर्स बोल सकते हैं इन अ वे। जैसे आप किसी भी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, बट आप किसी भी न्यूज मैं चैनल पर मैं जाइए। नाम ले लेता हूँ। क्योंकि आपने बोला कि मैं जब बता रहा था तो उसमें पता चला कि आप इंटर्नशिप कर चुके हैं रिपब्लिक टीवी से, तो रिपब्लिक टीवी का जी ही जी उदाहरण ले लेते हैं। तो आपकी जी इंटर्नशिप जी से लेके अभी तक उसमें क्या चेंजेस आपको लग रहे हैं? मेरी इंटर्नशिप जी, जब मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट की थी तब वो चैनल बिल्कुल नया था, शायद उसे स्टार्ट हुए 5 से 6 महीने हुए थे।
तो उस वक्त हालात कुछ बहुत अलग थे। उस वक्त रिपब्लिक टीवी की कोशिश थी कि हम अपने आप को किसी तरह स्थापित कर सके, किसी तरह हम मेन स्ट्रीम में जो टॉप 3 या टॉप 5 चैनल्स होते हैं उसमें अपनी पोजीशन को बरकरार रख सके। तो चीजें उस वक्त डिफरेंट थी, एक फ्रीडम थी। और जब मैं फ्रीडम की बात कर रही हूँ तो मेरा मतलब ये है कि आप अगर कोई स्टोरी कर रहे हैं, आपके कोई इनपुट्स हैं, तो उनको लिया जाता था इनटू अकाउंट कि हाँ इट्स अ क्रिएटिव इनपुट, या हाँ ये स्टोरी एंगल अच्छा है, चलो इसको परस्यू करते हैं। पिछले कुछ समय में, क्योंकि ये बात 3 से 3.5 साल पुरानी है, तो पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है कि ये पैटर्न कम होता गया है। और क्योंकि मेरे काफी सारे दोस्त हैं, कलीग्स हैं जो कि वहां से हैं, वहां से बिलोंग करते हैं, तो पिछले कुछ समय में आपके पास शायद अपनी मर्जी से किसी स्टोरी को एक शेप देना या अपना एंगल डिसाइड करना, इन 2-3 चीजों की आपकी जो लिबर्टी है वो चली गई है इन सम वे, क्योंकि आपको स्टोरीज करनी है लेकिन एज आई सेड ओपिनियनेटेड वे में करनी है, कि आपको एक एंगल बता दिया गया है कि आपको इस पर्सपेक्टिव से स्टिक करना है। अब आप जो भी स्टोरी कर रहे हैं उसमें आप जो भी इनोवेशन डाल रहे हैं उसमें आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज नहीं कर सकते। यू हैव टू अदर टू दैट वन पर्सपेक्टिव। तो ये काफी दुर्भाग्यवश है, डेमोक्रेसी नहीं है। जैसे एक न्यूज चैनल या न्यूज हाउस में डेमोक्रेटिक होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो हम एट द एंड ऑफ द डे चाहेंगे कि हम अपने तरीके से काम कर सके, अपने तरीके से स्टोरी को ढाल सके। लेकिन वो डेमोक्रेसी वहां कम होती जा रही है, टीआरपी के लिए ज्यादा से ज्यादा होड़ बढ़ती जा रही है। एंड एट द एंड ऑफ द डे बाकी जितने भी न्यूज चैनल्स हैं उनके साथ एक चीज है कि आपको एक वक्त देखने को मिलेगा कि 5 से 6 से 7 ऐसे बड़े नाम हैं, देर आर टॉप लाइक बिग शॉट जर्नलिस्ट जिन पे आप फोकस कर सकते हैं। लेकिन वहां पे ऐसे 5-6 नाम आपको नहीं मिलेंगे, वहां पे आपको सिर्फ एक नाम मिलेगा, जो कि अर्नब गोस्वामी जी का है, जो कि पिछले, मुझे ऐसा लगता है व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यूज ही इज वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूअर्स वी एवर हैड। अगर आपने फ्रैंकली स्पीकिंग विद अर्नब वगैरह देखा ही होगा मेरे ख्याल से। लेकिन विद टाइम उनका भी शायद या तो कोई प्रेशर होगा, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि जो मीडिया हाउसेस होते हैं उनकी फंडिंग इस वे में होती है कि ना चाहते हुए भी कई बार जर्नलिस्ट ऑब्लिगेशन में आ जाते हैं। तो उन ये बातें थोड़ा थोड़ा चौंका देने वाली है, थोड़ी दुर्भाग्यवश है, लेकिन लगता है कि आने वाले समय में कुछ ठीक किया जा सके अगर आप और हमारे जैसे लोग कुछ नए पोर्टल्स लाएं और ये मोनोपोली तोड़ी जा सके तो। चलिए आपने नाम लिया, मुझे अच्छा लगा। जी जर्नलिज्म को आपने मेरा नाम लिया, जर्नलिज्म को सुधारने में मुझे काफी अच्छा लगा। आपने एक शब्द का उपयोग करा है अपने इंट्रोडक्शन में, जब हम बात कर रहे थे आपने बोला कि मैं पॉडकास्टर भी हूँ। तो व्हाट इज पॉडकास्टर एक्चुअली? पॉडकास्टिंग बेसिकली क्या होता है कि पहली बात मैं आपको जैसे कि आपने देखा कि एक मीडियम होता है विजुअल, कि जैसे अभी मैं और आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको देख भी सक रही हूँ, सुन भी सक रही हूँ। एक मीडियम होता है आर्टिकल्स का, कि जो मैंने लिखा है वो आप पढ़ सकते हैं। एक मीडियम होता है जहाँ पे आवाज जाती है लेकिन आप देख नहीं सकते। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे पॉडकास्टिंग के अलावा इसका दूसरा मीडियम सिर्फ रेडियो है। रेडियो के साथ थोड़ी सी समस्या ये है कि इंडिया में रेडियो इंडिपेंडेंट नहीं है, जिसका मतलब कि आप चाहें तो अपना न्यूज चैनल ऑन रेडियो स्टार्ट नहीं कर सकते, ऑन एयर स्टार्ट नहीं कर सकते। वो सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो के पास ही वो हक है। आप चाहें तो एंटरटेनमेंट के लिए कर सकते हैं, रेडियो मिर्ची या बाकी बहुत सारे ऐसे चैनल्स है काफी अच्छे अच्छे, लेकिन आप न्यूज के लिए नहीं कर सकते। और उससे भी बड़ी समस्या ये है कि ऑडियो ही सबसे अच्छा माध्यम है जो कि 60 to 70% के रूरल रीजन्स तक पहुंचता है। तो वहां तक अगर आप न्यूज पहुंचाना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका है ऑडियो मीडियम्स पे कॉन्सेंट्रेट करना। अब पॉडकास्टिंग का जो हमारा पूरा आइडिया है ये इंडिया के लिए बहुत नया है, क्योंकि अभी बहुत कम, आई गेस 10 से 15 लाख लोग ही होंगे इंडिया में जो पॉडकास्टिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, और उनमें से उसको एग्जीक्यूट करने वाले तो मेरे ख्याल से और भी कम हो जाते हैं, आई गेस 50 to 60% और कम हो जाते हैं। और इस मीडियम के साथ सबसे अच्छी बात ये है कि आप ड्राइव कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी एक रफ्तार भरी हुई है आज की डेट में। आप चल रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आप चलते चलते जैसे हम गाने सुनते हैं वैसे पॉडकास्ट सुन सकते हैं। थर्डली मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो जैसे विजुअल मीडियम है, इस पे अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा बात करने का तरीका इंटरैक्टिव हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितनी कम आपकी सेंसरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उतना ज्यादा आपका मटेरियल जो आप सुन रहे हैं वो फोकस्ड होता जाता है।
और ये होता है, इसीलिए हम गानों को सुन के उनमें खो जाते हैं, अक्सर हम उसके इमोशंस में चले जाते हैं, बिकॉज ओनली आवर ईयर्स आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन देम। और पॉडकास्ट के साथ ये है कि अगर एक सशक्त आवाज, एक सशक्त तरीके से, एक सही वोकैबुलरी को यूज करके कोई मैसेज आप तक पहुंचा सके, तो वो काफी अच्छा मीडियम होता है टू ए सेव योर टाइम, क्योंकि आप मल्टीटास्क कर सकते हैं, बी एट द सेम टाइम टू इन्फ्लुएंस यू। अब मैं बात करती हूँ अपनी पॉडकास्ट के बारे में। तो मेरी पॉडकास्ट का नाम है स्टे नेगेटिव, और स्टे नेगेटिव दो इसका नाम है। हालांकि मैं आपसे ही पूछती हूँ कि आपको नाम से क्या लगता है पॉडकास्ट किस बारे में होगी? नहीं, मैं दरअसल जब पढ़ आप रहा था तो मुझे पता चला कि स्टे नेगेटिव, तो मुझे ऐसा लगा कि सभी लोग ये एक ट्रेंड है क्या कि जर्नलिस्ट को नेगेटिव रहना पड़ेगा, और इसलिए आपने नाम इसका स्टे नेगेटिव रखा। ओके, तो स्टे नेगेटिव अपने नाम से बिल्कुल परे एक पॉजिटिव न्यूज पॉडकास्ट है, जिसमें मैं कोशिश करती हूँ कि जो पूरे हफ्ता या सप्ताह भर की पॉजिटिव न्यूज स्टोरीज है वो अपने जो ऑडियंस है उन तक पहुंचाई जाए। स्टे नेगेटिव का नाम इसलिए आया क्योंकि कोविड-19 के समय में इसको स्टार्ट किया गया, और मुझे लगा कि अगर इस वक्त अगर आप नेगेटिव है, कोविड नेगेटिव है, तो इससे पॉजिटिव न्यूज स्टोरी आपके लिए कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि हमारा ये पूरा साल सर्वाइवल की तरफ है। तो ऐसे ग्रिम टाइम्स में, ऐसे वक्त पे जब सब जगह नेगेटिविटी है विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ या बाकी सब वजहों से भी, तो ऐसे वक्त पे मुझे लगा ऐसा एक पोर्टल होना बहुत जरूरी है। जी। इसीलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब, चलिए आपने तो बड़ी क्रिएटिविटी दिखाई और मुझे फंसा दिया कि स्टे नेगेटिव बोल के पॉजिटिव न्यूज़ दिखा रहे हैं। पर इस थोड़े मुद्दे से हटते हुए, थोड़ा बाहर आते हुए मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि ऐसा ज़रूरी जी। है कि किसी भी जर्नलिस्ट को नेगेटिव होना ज़रूरी है, उसको नेगेटिव क्रिटिसिज्म करना भी ज़रूरी है, या ऐसा सिखाया जाता है या ऐसा पढ़ाया जाता है? आई थिंक नेगेटिव होना जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके अंदर ये होप नहीं है कि अगर मैंने कोई चीज ढूंढी है और ये सुधर सकती है, तो आपका जर्नलिज्म में आना एक तरह से उतना जायज नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन जिसे हम कहते हैं ऑप्टिमिज्म, तो ऑप्टिमिज्म होना भी बहुत जस्टिफाइड नहीं है व्हेन इट कम्स टू जर्नलिज्म। मतलब हम ये नहीं सोच सकते कि जो हो रहा है सही हो रहा है। आई थिंक क्रिटिकल होना जरूरी है, कि अगर कुछ हो रहा है तो हम उस चीज में लूप होल्स निकाल सके, त्रुटि ढूंढ सके, या कहाँ पे किस चीज को और बेहतर किया जा सकता है, ये इस चीज पे फोकस किया जा सके। क्योंकि जर्नलिज्म बीइंग द फोर्थ पिलर, उसका काम ही ये है कि वो मीडिया, मतलब जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और रिपोर्टर्स हैं, उनके बीच का ब्रिज बन के सारी चीजों को ऐसे कम्युनिकेट करे कि जो पूरा जो फंक्शनिंग है वो स्मूथ रह सके। और उसके लिए आई गेस नेगेटिव होके भी आप नहीं रह सकते, ऑप्टिमिस्ट होके भी नहीं रह सकते, लेकिन क्रिटिकलिटी, एक क्रिटिकल थिंकिंग इज द वर्ड आई थिंक। हाँ, हर जर्नलिस्ट को क्रिटिकल होना चाहिए। ठीक है। रिमझिम जी, अब आते हैं आपके, जैसे कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बोला कि जर्नलिज्म इन्फ्लुएंसर हैं आप, क्योंकि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं वो मोस्टली मॉडल्स होते हैं या किसी ना किसी चीज के ऊपर बात करते रहते हैं। तो जर्नलिज्म इन्फ्लुएंसर का शब्द मैंने इसलिए यूज किया है यहाँ पर कि आप अपना जर्नलिज्म के बारे में, जो कि दुनिया में घटित हो रहा है या देश में घटित हो रहा है, उसके बारे में आप अपने इंस्टाग्राम पर बताते हैं, और आपकी करीब करीब 13,000 से ज्यादा फॉलोअर्स आपके पास है। आप उसमें सेशंस करते हैं, आप उसमें न्यूज़ के बारे में बताते हैं, आप अपना ओपिनियन भी उसमें बताते हैं। तो पहला तो मेरा सवाल ये है कि एक जर्नलिस्ट को 13,000 फॉलोअर्स कैसे मिले? ये अमूमन तौर पर मुश्किल चीज़ है। जी, मेरे ख्याल से इस पे बहुत डिपेंड करता है कि आप अपना कंटेंट कैसे क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप मेरा कंटेंट भी देखें तो मेरा कंटेंट कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता है कि जिसमें मैंने एडिटिंग बहुत ज्यादा की हो। मैं नॉर्मली सिर्फ एक कैमरा रख के शूट करना स्टार्ट कर देती हूँ। और आपने जो बात बोली, मेरा भी पहला सब डर या सवाल यही था कि एज अ मॉडल, या क्योंकि इंस्टाग्राम पे ज्यादातर हम कन्वेंशनली ऐसी चीजें देखते हैं, या तो मतलब लाइफस्टाइल से रिलेटेड, या ट्रैवल, या तो ब्यूटी से रिलेटेड। तो मेरे लिए भी ये काफी मुझे अपने आप को कन्विंस करने के लिए काफी वक्त लगा कि मैं ऐसे किसी चीज के लिए, जर्नलिज्म के लिए इनफैक्ट, जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा पैशनेट हूँ, उसके लिए इंस्टाग्राम का यूज कर सकती हूँ। लेकिन स्टिल आई थॉट आई गिव इट अ ट्राई, देखती हूँ कैसा जाता है। मैंने स्टार्ट किया, पहले मैंने डायरेक्टली उससे वीडियोस से स्टार्ट नहीं किया, स्टार्टेड विद पोस्ट। और क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन नहीं था, तो मैं ऑन ग्राउंड जाके स्टोरी शूट करती थी, जैसे एसिड अटैक सर्वाइवर्स के साथ, या पाकिस्तानी हिंदूज, या अहमदियाज, ऐसे इमिग्रेंट्स के साथ जो मैं स्टोरी शूट करती थी। बट आफ्टर दैट लॉकडाउन लग गया, तो मैंने
कहा कि ठीक है आई स्टार्ट विद समथिंग एल्स, और फिर मैंने जैसा आपने बोला वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। लोग देखते हैं, मुझे एक बात समझ में आई कि देयर इज अ गुड चंक जो ये सब देखना चाहता है, जो न्यूज के बारे में पता करना चाहता है, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनको बैकग्राउंड नहीं पता होता है। और अगर आप बैकग्राउंड से ऐसी सरल भाषा में स्टार्ट कर सके जो कि वो समझ सके, तो आई थिंक आपका कंटेंट काफी हिट हो सकता है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या कोई और सोशल मीडिया हो। मुझे लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 360 डिग्री पर्सपेक्टिव दे सके। और इसके साथ लोगों का सपोर्ट भी रहा कि मैं टाइम के साथ, उन्होंने मुझे बताया, मेरी ही ऑडियंस, मुझे फॉलोअर्स मुझे बताते थे कि रिमझिम आप प्लीज इस चीज को ऐसे फिक्स कीजिए, रिमझिम आपकी फ्रेमिंग ऐसी होनी चाहिए, रिमझिम ये करिए वो कीजिए। तो जैसे जैसे मेरे कंटेंट से वो इवॉल्व हुए होंगे, उससे ज्यादा शायद उनके फीडबैक से मैं इवॉल्व हुई हूँ। एंड आई गेस नाउ इट्स अ टू वे रिलेशन कि दे वॉच मी, फिर वो शेयर करते हैं, वो शेयर करते हैं तो 4 8 10 लोग और देखते हैं, और ऐसे धीरे धीरे जर्नी बढ़ रही है। एंड आई होप इट विल डू बेटर। तो मेन टेक अवे वही है कि कीप इट इजी एंड कीप इट कॉम्प्रिहेंसिव, पीपल डू वॉच। यस रंजिम जी, आप एग्जिट पोल, आप पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट, तो मुझे ये बताइए कि एग्जिट पोल जो स्ट्रेटजिस्ट होते हैं, ये एग्जिट पोल्स कामयाब कितने रहते हैं? एग्जिट पोल्स की कामयाबी की बात ऐसी है कि ये डिपेंड करता है कि आप एग्जिट पोल कर किस तरीके से रहे हैं। हर किसी की अपनी एक विधि होती है, एक मेथोडोलॉजी होती है एग्जिट पोल करने की। और सेकेंडली क्या होता है, हर किसी का अपना एक एजेंडा होता है एग्जिट पोल करने का। अब सिंपल सी बात है कि अगर आप आपका अगर कोई लेफ्ट लीनिंग या राइट लीनिंग चैनल है, तो आपका एग्जिट पोल भी किसी तरह से उसी लीन पे जाएगा, आपका उस लीनियज को फॉलो करेगा। लेकिन बात करूं अगर मैं अपनी, तो मैं क्योंकि एग्जिट पोल आईपैक के लिए कर रही थी जो कि एक न्यूज चैनल नहीं है, तो एक मेरे पास यू कैन से आई हैड अ लिबर्टी कि जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं हम उनको एज इट इज दे सकते थे। नहीं, पर ये एग्जिट पोल आई एग्जिट पोल की, जैसा कि आपने बताया कि मेथोडोलॉजी होता है, तो वो एक्चुअली हाँ मेथड होते क्या है कि जिसके बेस पे एग्जिट पोल डिसाइड होता है? वो क्या होते हाँ हैं? जी मैं आप बता। 100 लोगों को डेटा लेते हैं, आप 1000 लोगों का लेते हैं, कौन से स्टेट हम्म, से डेटा लेते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से डेटा लेते हैं, तो किस तरीके से आप ये करते हैं? जी एग्जिट पोल ऐसी चीज है कि जिसपे आप मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर सीट पे बात करनी है। नहीं, तो मैं, आपको, जैसे हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट होते हैं अलग अलग, तो मैं वो जानना हाँ चाहता हूँ जी, कि आप कितनी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करते हैं। मैं एक पर्टिकुलर हम्म, डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा, जैसे हरियाणा में ले लीजिए, 20 से ज्यादा हम्म, डिस्ट्रिक्ट है, तो उनको कैसे आप जी उन पूरे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करते हैं, या फिर जो 10 15 बड़े डिस्ट्रिक्ट है उनको कवर करते हैं, कैसे ये होता है, मुझे हम्म, बताओ। जी इसकी पूरी टीम बैठती है। आप समझ लीजिए टीम मेरे ख्याल से लगभग होती होगी 30 से 40 लोगों की। उनमें काम डिवाइड होता है, और काम डिवाइड इस हिसाब से होता है कि हम अपने अपने डिविजन डिसाइड कर लेते हैं कि कौन किस डिवीजन पे काम करेगा। उस डिवीजन के, अब जैसे मैं एक सीट लूं, मैं आपको एक सीट का समझाती हूँ क्योंकि हर सीट पे काम होता है, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा बाकी सीट्स का कैसे होता होगा। जैसे आपने अभी बात की हरियाणा की, ठीक है, तो अगर मैंने हरियाणा की किसी सीट पे काम चालू किया, तो मैं कोशिश करूंगी कि उस सीट एक टीम ऐसी रहे जो उस सीट पे ज्यादा से ज्यादा वोटर्स से बात कर सके, जबकि दूसरी टीम वहां के पत्रकारों से बात कर सके, और तीसरी टीम ऐसी रहे जो वहां के नॉन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स से बात कर सके। तो हम जब इन तीनों का हम देखते हैं, जाति समीकरण क्या है, किस जाति के लोग कितने हैं, किसकी तरफ वोट डालना बस प्रेफर करते हैं, या जो गुटबाजियां चल रही हैं किस हिसाब की चल रही है, पॉलिटिकल जो एक राजनीतिक गहमा गहमी है वो किस हिसाब से है। और जब ये इन तीनों सारे स्टेक होल्डर्स का डेटा एक साथ रखते हैं, तो हमको एनालिसिस के वक्त समझ में आता है कि किस तरफ फेवर कर रही है, या तो ये सीट सेफ हो सकती है किसी पार्टी के लिए, या अनसेफ, या तो बीच में। तो ऐसा जब हम ये अपना जो मीटर है सारी सीट्स पे चलाते हैं, और फिर सारी सीट्स का रिजल्ट कोलेट करते हैं अलग अलग इंडिपेंडेंटली, फिर हमें समझ में आता है, एक एक पैटर्न समझ में आता है कि किस तरफ मिजाज जाते हुए दिख रहे हैं जनता के। ठीक है, जी अब आते हैं बेहद जरूरी सवाल पर, जिसके लिए मैं सबसे बैठा हूँ जानने के लिए, क्योंकि आप साउथ इंडिया पॉलिटिक्स काफी कवर कर चुके हैं, और आप एग्रीकल्चर के मामले में काफी ज्यादा घूम फिर चुकी है साउथ इंडिया में। तो मुझे अपने अनुभवों के बारे में एक दो अनुभव अगर आप हमारे साथ शेयर कर सके, तो आप एक कर्नाटका का जैसे बता रहे थे। जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जब मैं फर्स्ट टाइम बैंगलोर गई थी,
तो मैं शायद साउथ इंडिया ही फर्स्ट टाइम जा रही थी, और मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें थी जो कि शायद हम उत्तर भारतीय होते हुए सुनते हैं कि कुछ कुछ स्टीरियोटाइप्स होते हैं, कुछ बातें होती है कि ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा। बट मैं इतना ट्रैवल किया, मुझे इनमें से एक भी देखने को नहीं मिला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड जस्ट वांट पीपल टू लेट पीपल टू नो कि दे आर जस्ट लाइक अस, हम एक ही हैं। तो इन नॉर्थ और साउथ के डिवाइड में बिलीव करना आई वुड से इज अ प्रॉब्लम। जब मैं कर्नाटका में थी तो मैंने काफी ट्रैवल किया, एंड व्हेन आई से ट्रैवल, तो आई ट्रैवल टू प्लेसेस जिसके बारे में शायद जो बहुत अनकन्वेंशनल है, या जिनके बारे में लोग अक्सर नहीं जानते हैं। इनमें से जब जैसे कलघटगी, लिंगनकोप्पा, ये सब ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे जो लोग बरसों से कर्नाटक में रह रहे हैं उनने भी उसके बारे में नहीं सुना है। और शायद आपने अगर स्वदेश मूवी देखी होगी, तो उस पिक्चर में जैसे गांव दिखाए गए थे उस तरह के गांव है वो। वहां के लोगों के साथ सबसे, अब मैं काम कर रही थी एग्रीकल्चर के ऊपर देखने के लिए कि जो ये किसानों की समस्याएं हैं, एग्रीगेरियन क्राइसिस है, किस हद तक है, सुइसाइड्स बहुत होते हैं वहां पे, तो क्या कारण है इन सुइसाइड्स का, किस तरह से हम इनको मदद दे सकते हैं अपनी स्टोरी के जरिए, अपनी कहानियों के जरिए, अपनी लेखनी के जरिए। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती थी कि मुझे हिंदी और इंग्लिश आती है और उनको सिर्फ कन्नडा आती है या कोई और भाषा आती है, और हमारे बीच कोई माध्यम नहीं था बात करने के लिए। लेकिन उसके बाद भी मैंने एक चीज देखी कि उनकी जो एक कोशिश होती थी ना कि वो किस तरह से मेरी मदद कर दें, किस तरह से मुझे समझ लें, या किस तरह से मुझे अपनी बात समझा दें। वो जो हम भारत में कहते हैं ना, अतिथि देवो भव, वो बिल्कुल मुझे देखने को मिला कि दैट्स वेरी वेरी आई वुड से कमेंडेबल। उसके अलावा वाइल ट्रैवलिंग मुझे और भी बातें समझ में आई कि जो फार्मर्स हैं, अक्सर तो हम न्यूज में देख लेते हैं रैलीज हो रही हैं या जो भी हो रहा है, ये जो हम देखते हैं ये पॉलिटिकल सपोर्ट से जो बड़े फार्मर्स हैं वो तो इन सब चीजों में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, जो शायद जिनके यहाँ बारिश नहीं हुई, बारिश ना होने की वजह से क्रॉप्स नहीं हो पाए, क्रॉप्स ना होने की वजह से वो अपना लोन नहीं दे पाए और उस वजह से उन्हें सुइसाइड कर लिया, घर में शायद 2-3 साल का बच्चा है, बीवी है, उनकी छोटी छोटी स्टोरीज कवर करके असिमुलेट करके हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। डॉक्यूमेंट्री का नाम है बंजर, आपको यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिलेगी। एंड थ्रू दैट आई वुड से कि आफ्टर दैट वो जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था उस साल, क्योंकि हमने काफी मेहनत की थी, इट वाज टेकन अप एज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज इन दैट। तो काफी अच्छा रहा वो, एंड आई डिड नॉट फील कि मैं किसी दूसरे जगह पे हूँ जहाँ लोग मेरी भाषा नहीं जानते। तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस आई वुड से। पॉलिटिक्स और ये सिर्फ पॉलिटिक्स और फार्मर ये सिर्फ कर्नाटका का मुद्दा नहीं है, ये हर जगह रहता बिल्कुल है। बिल्कुल, हिंदुस्तान डेफिनेटली। एक 65%, 60 to 65% एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि एग्रीकल्चर की जो अभी जैसे कि प्रोटेस्ट भी हो रहा है, आपको भी पता है, तो कितना महत्वपूर्ण है जो आने वाले इलेक्शन, क्योंकि आप बिहार के ऊपर भी काम कर रहे हो, बिहार इलेक्शंस के ऊपर भी काम कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि एग्रीकल्चर कितना बड़ा मुद्दा रहेगा बिहार इलेक्शन में भी? जी, एग्रीकल्चर बहुत बड़ा मुद्दा है इनफैक्ट, और जैसे आपने बोला कि हम कृषि प्रधान देश हैं, तो ये एक ऐसी चीज है जिसको हम बिल्कुल नजरअंदाज तो कर ही नहीं सकते। बात हुई क्योंकि अभी जैसे आपने बोला कि काफी इस मुद्दे को कंसिडरेशन में भी लिया गया क्योंकि फार्मर्स बिल वगैरह चल रहा है, और एक माहौल है। तो डेफिनेटली सी बात है कि टाइमिंग ऐसी है कि जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए बिहार में, तो बिहार में एपीएमसी पहले ही, इफ यू रिमेम्बर, आपने पढ़ा भी होगा, तो फार्मर्स बिल को लेके बिहार में तो पहले ही कार्यवाही एक तरह से हो चुकी है पास्ट में। और मुझे लगता है देश के लेवल पे मैं बोल सकती हूँ काफी मुद्दा बड़ा रहेगा। लेकिन अगर सिर्फ इंडिपेंडेंटली बिहार के इलेक्शंस को इस बार मैं देखूं, तो बिहार के इलेक्शंस मुझे इशू से ज्यादा, जो कि बिहार में कभी होता नहीं है, बिहार में हमेशा इश्यूज पे काफी अच्छा कंसंट्रेशन होता है कि अगर या तो पानी की बातों, पानी को लेके होगा, या तो जैसे पिछली बात था हर घर नल का जल, ये सब हमेशा रहता है। लेकिन इस बार बिहार की पॉलिटिक्स मुझे ये एक इशू ड्रिवन पॉलिटिक्स बहुत मिसिंग दिख रही है। या तो वो एलजेपी के बारे में है, या तो जेडीयू बीजेपी के बारे में, राजद के बारे में है, लेकिन कोई भी पार्टी इस बार इशू को लेके बात नहीं कर रही है। और ये ऐसा होता नहीं है इसलिए मैं बोल रही हूँ, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है इशू के बारे में बात ना हो रहा, लेकिन
इस बार बिहार में अक्सर ये देखा नहीं गया है पहले। या ठीक है। एक जरूरी सवाल जो मैं पूछना भूल गया अपने स्टार्टिंग में ही, कि ऐसा हो रहा है कि जो हमारी रनिंग गवर्नमेंट है अभी, वो मीडिया को इन्फ्लुएंस कर रही है और लोगों के ओपिनियन चेंज कर रही है मीडिया के थ्रू, ऐसा है? ऐसा देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगी। जो आपको क्या मतलब, आप तो समझते ही हैं, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि हम काफी ये बात बोलते हैं कि मीडिया बिक गई है, मीडिया किसी एक तरफ पे ज्यादा झुक रही है, लेकिन इसके साथ इसमें जरूरी है रूट कॉज को समझना। इसका रूट कॉज ये है कि अगर आप एक टीवी पोर्टल चलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं, मैं जैसे सोचूं कि मैं एक टीवी न्यूज चैनल चलाना चाहती हूँ, तो टीवी न्यूज चैनल चलाना एक बहुत महंगा काम है। अगर मैं मतलब एक बार्क का लाइसेंस भी लेना चाहूँ तो वो भी करोड़ों में आता है उसकी। और कोई भी जर्नलिस्ट, मैं बोलूं चाहे वो इंडिया का नंबर 1 जर्नलिस्ट भी क्यों ना हो, उसके पास पत्रकारिता की वजह से इतना पैसा नहीं होता है कि वो इतने लोगों को, इतने एम्प्लॉयज को रख ले और इतने लोगों का पेट भर सके या इतने लोगों को सैलरी पे रख सके। अब बात यह है कि ऐसा पैसा इंडिया में 2 लोगों के पास ही होता है, या तो व्यवसायी या तो पॉलिटिशियंस। और सिंपल सी बात है, आप जब उनसे फंडिंग लेंगे तो आप अपनी तरफ से मतलब एक स्वतः ही एक बायस आ जाता है कि एक ऑब्लिगेशन होता है कि अगर जैसे मैंने आज की डेट में, आज प्रशांत जी आप मुझे 1000 रुपए दें तो मैं अपने आप थोड़ा सा ऑब्लाइज्ड फील करने लगूंगी कि इन्होंने मुझे पैसे दिए, तो वो तो करोड़ों का लेन देन है। अब बात है कि अभी जो पार्टी है वो रूलिंग है, और रूलिंग पार्टी इज ऑलवेज मोर पावरफुल इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल। तो ऐसे में ये बहुत ही स्वाभाविक है कि वो ज्यादा पैसा लगा सकती है इस वक्त, वो ज्यादा पैसा पोर्टल्स को दे सकती है, वो ज्यादा न्यूज चैनल्स को फंड कर सकती है, न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस को फंड कर सकती है। और जो भी फंडिंग करता है कोई भी अनकंडीशनली नहीं करता है, उसके पीछे कंडीशंस होती है। और मेरे ख्याल से जिसको मौका मिलता है वो करता है, चाहे वो रूलिंग गवर्नमेंट। अभी हम इसलिए ज्यादा देख रहे हैं क्योंकि मीडिया मतलब इंटरनेट का बूम 2014 से आया है, उसके पहले 2009 तक इंटरनेट का उतना बूम नहीं था। तो इस वजह से हम ज्यादा देख पा रहे हैं क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट में हमने इस गवर्नमेंट को देखा है। बट आई गेस ये पैटर्न अगर रूलिंग गवर्नमेंट कोई और होती तो भी यही होता, बिकॉज इट्स अबाउट मनी मोर देन एनीथिंग एल्स। और इवन इफ 90% ऑफ द जर्नलिस्ट जो इन ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं वो ये नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर भी उनके हेड्स हैं टू आंसर्स, उन्हें भी अपना घर चलाना है खुद का। और इस वजह से हाँ, रूलिंग गवर्नमेंट कर रही है, जिसपे इस चीज को लेके यस आई कांट डिस्प्यूट यू, यू आर राइट। ठीक है रंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत समय निकाला, आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। आपने बताया कि मीडिया किस घड़ी मत करा है, पॉडकास्टर क्या होता है, सोशल मीडिया कितना जरूरी है, और साउथ इंडिया के बारे में जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है नॉर्थ इंडियंस के द्वारा, या नॉर्थ इंडियंस को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है साउथ इंडियंस द्वारा, वो नहीं होना चाहिए। और वो आपने आपने उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, धन्यवाद प्रशांत।